नमस्कार, अभिनंदन, आभार और स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का, वितरक व विक्रेता बंधुओं का और विलोवुड के सभी सदस्य जो इस वेबिनार से हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, वेबिनार का टॉपिक है रोल ऑफ फाइटोहार्मोन्स इन क्रॉप यील्ड। पादप हार्मोन्स का फसल की पैदावार में योगदान। दोस्तों, इस टॉपिक का चयन हमने कुछ खास उद्देश्य के साथ किया है। हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते कि बाजार में बहुत सारे पीजीआर प्रोडक्ट्स होते हैं और उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट बेस्ड होते हैं, उनमें से कुछ अमीनो एसिड बेस्ड होते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स बेस्ड पीजीआर भी होते हैं। तो हम उनका सही तरह से चयन करते समय हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में आ जाते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट का चयन करना है और कौन सा प्रोडक्ट हमारी फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा और किस प्रोडक्ट का क्या कार्य हमारी फसल पर होने जा रहा है। तो इस वेबिनार में इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय खास तौर से रहेगा हार्मोन्स पर। दोस्तों, फाइटो हार्मोन्स का मतलब होता है, फाइटो का मतलब होता है पौधा और हार्मोन्स जो कि वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं पौधे में, तो उनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पौधे में मौजूद होते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी भी फसल की और पौधे की वृद्धि के लिए कुछ खास एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सनलाइट, सूर्य की रोशनी, पानी, ऑक्सीजन और बहुत सारे तत्व। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और इनके साथ साथ कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं। उनमें से एक होता है फाइटो हार्मोन्स, यानी कि पौधे में उपस्थित प्राकृतिक रूप से जो मौजूद हार्मोन्स हैं वो भी पौधे की बढ़वार के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए इन फाइटो हार्मोन्स के कार्यों के बारे में यदि एक संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो कार्य होता है वो सेल डिवीजन यानी कि कोशिका का विभाजन इन हार्मोन्स के द्वारा संचालित किया जाता है। सेल एलोंगेशन यानी कोशिका के साइज को बढ़ाने का ये कार्य करते हैं। टेलरिंग, ब्रांचिंग यानी कि बहुत सारे ब्रांचेस बढ़ना और वर्ड फॉर्मेशन, ये भी इन हार्मोन्स के द्वारा ही संचालित किया जाता है। फ्लावरिंग, फूलों का निकलना, फ्रूट सेटिंग, सीड फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, डोरमेंसी और एफ सीजन। एफ सीजन का मतलब होता है कि पत्तियों का झड़ना या फूलों का झड़ना या फल का नीचे आना, पकने के बाद में नीचे आना, गिरना, उसको हम एफ सीजन बोलते हैं। और सीड के या कलिकाओं को निकालने का, जर्मिनेशन का, जमाव का, अंकुरण का कार्य भी हार्मोन्स के द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फल को कैसे पता चलता है कि वो पक गया है, उसका सीड बन गया है और अब उसको नीचे गिर जाना चाहिए? जी हाँ, ये हार्मोन्स ही होते हैं जो एक पेड़ को बताते हैं कि भाई आपके फल पक चुके हैं, उसका सीड फॉर्मेशन हो गया है और अब समय आ गया है उनको गिरने का। तो ये हार्मोन्स ही होते हैं जो इन सब संदेशों को पौधे को पहुंचाते हैं और वो फल नीचे गिर जाता है। पौधे में एक प्रवृत्ति होती है कि वो सूर्य की रोशनी की तरफ झुक जाता है और उधर मूव करता है। कई बार आपने देखा होगा कि पौधे को यदि हम अपने घर में रखते हैं और एक खिड़की के पास रख दें और वहाँ से यदि प्रकाश आता है तो वो प्रकाश की डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं और अधिकतर टहनियाँ खिड़की की तरफ हमारा हो जाती हैं, जिससे वो मूवमेंट, वो इसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हार्मोन्स के द्वारा ही पौधे में संचालित की जाती हैं। तो फाइटो हार्मोन्स को उनके कार्य के अनुसार हमने 3 भागों में बांटा है। पहला हमने कहा है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, यानी कि जो हार्मोन्स पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमने उनको इस कैटेगरी में रखा है। और फिर एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें हमने जिसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो हम ऐसे हार्मोन्स जो पौधे की वृद्धि को रोकते हैं, जब समय आता है तो उसको रोक भी देते हैं, तो ऐसे हार्मोन्स को हमने रखा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर वाली कैटेगरी में। और तीसरी कैटेगरी है जो कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है और प्रमोटर भी है, यानी कि वो हार्मोन जो
समय आने पर पौधे की वृद्धि करते हैं और समय आने पर पौधे की वृद्धि को रोक भी देते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है। यदि हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की, तो एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन होता है जो कि पौधे की वृद्धि को कम करता है। और इसी तरीके से एक और हार्मोन होता है इथिलीन। इथिलीन पौधे की वृद्धि को बढ़ाता भी है और समय आने पे पौधे की वृद्धि को कम भी कर देता है। कुछ और हार्मोन्स होते हैं जैसे कि जिब्रेलिन्स, जिसको हम जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स और फाइटोस्टेरॉइड्स। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की बढ़वार के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में हम चर्चा करते हैं और थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में इनकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इथिलीन। इथिलीन एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है, यानी पौधे की वृद्धि भी करता है और पौधे की वृद्धि को रोकता भी है। कैसे कार्य करता है और क्या कार्य करता है? ये फलों को पकने में मदद करता है। तो एक इसका ये एक कार्य है। दूसरा कार्य है कि ये पौधे में पत्तियों को, फूलों को और फल को झड़ने में मदद करता है, गिरने में मदद करता है। तो जब आपने देखा होगा कि पतझड़ के समय में पत्तियां गिरती हैं, तो उस समय पर ये इथिलीन की मात्रा पौधे में उसका लेवल बढ़ जाता है और पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। फूल जो नीचे गिर जाते हैं खुलने के बाद में, जब वो पूरी तरह से खिल जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, उनकी पंखुड़ियां नीचे गिर जाती हैं, तो उस समय पर इथिलीन उनको मदद करता है। और फल जब पक जाते हैं तो उनको नीचे गिरने में इथिलीन ही मदद करता है। ये एक यूनिक तरह का हार्मोन है। ये एक गैस होती है, ये गैस के रूप में कार्य करता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी बॉक्स में एक कच्चे फलों को रख दें, हरे फलों को रख दें और उसके साथ में एक पका हुआ फल रख के उसको बंद कर दें, तो वो सारे कच्चे फल भी जल्दी पक जाते हैं। ये कारण होता है कि जो पका हुआ फल है उसमें इथिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है और वो इथिलीन गैस के रूप में निकल के बाकी कच्चे फलों को भी पका देता है। और पेड़ पर लगे लगे भी ऐसा आपने देखा होगा कि एक फल पका है और उसके बगल वाले फल तुरंत फिर उसके बाद में पकना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा कार्य जो है वो इथिलीन के माध्यम से, इथिलीन नामक हार्मोन से होता है। तो ये तो था जो कि प्राकृतिक रूप से इथिलीन कार्य कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका कॉमर्शियल यूज क्या है, इसकी कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी क्या है, ये बाजार में किस नाम से मौजूद है और किस तरह से कार्य करता है। आपने नाम सुना होगा इथेपॉन। 39% एसल इथेपॉन एक केमिकल होता है जिसमें इथिलीन हार्मोन होता है। जब इस प्रोडक्ट का हम स्प्रे फसल पे करते हैं तो इथेपॉन इथिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और अपना कार्य करता है। बिलराइब एक बहुत ही जाना माना पहचाना हुआ नाम है, बहुत ही अच्छा विलोवुड का ब्रांड है बिलराइब, जिसमें इथेपॉन 39% एसल होता है। तो आइए देखते हैं कि इथिलीन कैसे कार्य करता है और क्या कार्य करता है। तो इथिलीन या इथेपॉन का, बिलराइब का प्रयोग हम करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट डिप ट्रीटमेंट में, यानी कि जब फल हम तोड़ लेते हैं और कच्चे फल हम तोड़ते हैं तो उनको पकाने का कार्य करने के लिए हम उन्हें डिप कर देते हैं इसके घोल में, जैसे कि मैंगो है, टोमेटो है और बहुत सारे फल हैं या सब्जियां हैं जिनको हम पकाने के लिए उसमें डिप करके और फिर पेटियों में बंद करते हैं, जिससे कि जब तक ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो फल अपने आप पक जाते हैं। और बहुत सारे फलों में इसका इस्तेमाल होता है। और दूसरा इसका फंक्शन है डिफॉलिएशन। बहुत सारी फसल ऐसी होती हैं जिसमें हमें डिफॉलिएशन करना पड़ता है, हमें उनकी पत्तियों को झाड़ना पड़ता है। जैसे कि हम पोमोग्रेनेट, अनार की फसल की बात करें, अनार को देखेंगे, या हम ग्रेप्स, अंगूर की बात करें, तो अंगूर की फसल में सीजन से पहले
पोमोग्रेनेट की फसल में सीजन से पहले हम उनकी प्रूनिंग करते हैं और उनकी पत्तियों को झाड़ने का कार्य करते हैं। तो पत्तियां झाड़ने के लिए हम इथेपॉन का इस्तेमाल उसमें करते हैं, विलराइप का उस पर स्प्रे कर देते हैं, जिसके बाद में पत्तियां सारी झड़ जाती हैं। और जब सारी पत्तियां झड़ जाती हैं तो प्रूनिंग उसमें आसान हो जाती है, बेहतर प्रूनिंग कर देते हैं और उसके बाद में जो उसमें फुटाव आता है तो उसमें फल फूल बहुत अच्छी तरह से लगते हैं। तो ये कार्य है बिलराइब का यानी कि इथेपॉन का यानी कि इथिलीन हार्मोन का। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो 1.5 से 2.5 ml तक, 1.5 से 2 रिकमेंडेड मात्रा है इसकी 2 ml से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसमें घोल बनाकर हम इसको कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला हार्मोन है, हम लेते हैं एब्सिसिक एसिड। और ये हार्मोन एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है जो कि पौधे की वृद्धि को रोकता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये प्लांट की वृद्धि को रोकता है। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन को अभी और थोड़ा सा समझते हैं। उसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं और थोड़ा अंदर जाऊंगा। पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनको हम स्ट्रोमेटास बोलते हैं, और इन स्ट्रोमेटास के माध्यम से ही ट्रांसपीरेशन और रेस्पिरेशन, यानी कि पौधा, हम कहते हैं पौधा सांस लेता है, तो पौधा जो सांस लेता है वो इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से ही पौधा सांस लेता है। तो ये जो स्ट्रोमेटास होते हैं वो खुलते रहते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, और जब कभी भी ये खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी इन स्ट्रोमेटास के द्वारा हमारे पौधे में पहुंच जाती है। और जब भी कभी ये बंद होते हैं तो बंद होते समय इनके अंदर से ऑक्सीजन और पानी भाप के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकल आता है। तो इसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। दोस्तों ट्रांसपीरेशन यदि प्रोसेस आप समझना चाहते हैं कि ये क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि यदि जब भी आपने देखा है कि जब हम पौधे को पानी देते हैं तो वो जाता कहाँ है, उसकी जड़ें जब पानी को खींच लेती हैं तो पौधे के अंदर कितना पानी चाहिए, वो ऊपर की तरफ से ये सिस्टम चलता है, जड़ें पानी खींचती हैं, पौधा अपना उसका इस्तेमाल करता है और ट्रांसपीरेशन के माध्यम से, इन छिद्रों के माध्यम से वो भाप के रूप में पौधा वापस पानी को फेंक देता है। और जब ये सिस्टम चलता है तो इस पानी के साथ ही जो हम फर्टिलाइजर्स, जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में हैं, जो तत्व मौजूद हैं वो खींचते हैं और वो फिर खींच के पौधे में जाते हैं और उनका उपयोग विभिन्न कार्यों में, पौधे की जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए उनका कार्य होता है। तो इसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं और कहते हैं कि पौधा हमारा सांस ले रहा है तो पौधा इन छिद्रों के माध्यम से सांस लेता है, वो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस कंडीशन में ये हार्मोन एब्सिसिक एसिड कैसे कार्य करता है। तो जब कभी भी फसल में या पौधे में पानी की हमारी मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, मान लीजिए सूखा पड़ जाता है, हम पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में एब्सिसिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। और ये एब्सिसिक एसिड पौधे को बोलता है, हमारी फसल को बोलता है कि भाई जड़ों में, मिट्टी में पानी नहीं है, और ये सारे के सारे द्वार बंद कर देता है स्ट्रोमेटास के। जब स्ट्रोमेटास बंद हो जाते हैं तो क्या होता है कि जब पौधे का पानी ही बाहर नहीं निकलेगा तो नीचे से जो अपटेक है पानी का वो रुक जाएगा, और वो रुक जाएगा तो पौधे के अंदर पानी रुका रहेगा, और पानी अंदर रुका रहेगा तो पौधा ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, ज़्यादा दिन तक वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को संचालित करता रहेगा। फिर यदि उसको मान लीजिए बरसात हो जाती है, पानी मिल जाता है, तो वो फिर से एब्सिसिक एसिड की मात्रा उसमें कम हो जाती है और फिर से स्टोमेटास अपना खुलने और बंद होने का कार्य करने लगते हैं। तो ये है स्ट्रेस हार्मोन जो कि पौधों में इस तरह से वृद्धि को कुछ समय के लिए रोक देता है जब जरूरत पड़ती है विपरीत परिस्थितियों में। एक और इसका कार्य है वो है कि ये डॉर्मेंसी को मेंटेन करता है। डॉर्मेंसी का मतलब आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे कुछ बीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक पर्टिकुलर मॉइस्चर पर ही जमाव उनमें आता है, अंकुरण उसमें कुछ खास समय पर ही, कुछ खास वातावरण में ही उन पे वो अंकुरित हो पाते हैं। तो
जब तक उनको एक खास एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता तब तक वो डोरमेंट अवस्था में रहते हैं, उनमें एब्सिसिक एसिड बनता रहता है, वो बना होता है, वो उसको जमाव नहीं होने देता। और जब एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मॉइस्चर मिल जाता है, तो एब्सिसिक एसिड की मात्रा उसमें कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो वो जो बीज है वो उसका जमाव हो जाता है, उसका अंकुरण निकल आता है और वो आगे तो ये एक डोरमेंसी को मेंटेन करने का कार्य करता है। इसलिए हम इसे डोरमेंसी मेंटेन कर रहा है, यानी कि पौधे के जमाव को कुछ समय के लिए रोक रहा है जिस समय विपरीत परिस्थितियां हैं। तो ऐसे में इस हार्मोन को, इसी वजह से इसको हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। अब आइए एब्सिसिक एसिड के बाद में अब हम अगले ग्रुप पर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में बहुत सारे हार्मोन्स कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक सुना सुना सा नाम लगता है आपको, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले समझ लें कि साइटोकाइनिन किस तरह से कार्य करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार होता है। कोशिका विभाजन, यानी कि एक कोशिका है, 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी, है ना। तो मियोसिस और मिटोसिस दो तरह के सेल डिविजन्स होते हैं। तो ये उनको, यानी सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। नंबर्स बढ़ते हैं, जब नंबर बढ़ते हैं तो पौधे की बढ़वार होती है। तो ये खासतौर से आप कह सकते हैं कि जड़ों का और तने का विकास करने के लिए सेल डिवीजन की जरूरत होती है। और जो सेल डिवीजन कार्य करता है, साइटोकाइनिन का वो कार्य है सेल डिवीजन का। ये एजिंग को भी रोकता है, मतलब पौधे की आयु को बढ़ाता है, उसको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, उसको जल्दी मरने नहीं देता। ये एक इसका कार्य होता है जिसकी वजह से उसकी एज बढ़ जाती है। जैसे खास तौर से ऐसी फसलें जिसमें आप देखते हैं कुछ फसलों में कुछ फसल जो लंबे समय की फसल होती हैं, जैसे मिर्च सब्जियां हैं, उसमें बार बार तुड़ाई होती है। तो कई बार हम फसल लगाते हैं, वो 3 महीने में ही खत्म हो जाती है, कुछ 4 महीने 5 महीने भी चल जाती है। कुछ लंबी अवधि की फसल होती हैं, कुछ कम अवधि की फसल होती हैं। तो ये आप देखते हैं कि लंबी अवधि, कम अवधि, तो अधिकतर आपने देखा होगा कि जो लंबी अवधि वाली फसलें हैं उनमें पैदावार ज्यादा होती है वनस्पत की कम अवधि वाली फसलों के मुकाबले। जो मिर्च की फसल 6 महीने 7 महीने रुकेगी तो वो बार बार तुड़ाई देगी, और जब बार बार तुड़ाई आएगी उसमें तो ज्यादा पैदावार हमें मिलेगी। तो ये एजिंग को रोकता है, पौधे को ज्यादा दिन तक जवान रखता है, उसको बूढ़ा नहीं होने देता। तो ये इस हार्मोन का काम है। इसके अतिरिक्त ये क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में भी मदद करता है, क्लोरोप्लास्ट बनाता है। पौधे की पत्तियों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश से लाइट एनर्जी लेती हैं और उसको केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करती हैं। और ये केमिकल एनर्जी हमारे फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसमें सहयोग करती है और पौधा भोजन बनाना शुरू कर देता है। तो पौधे का भोजन बनाता है और ये क्लोरोप्लास्ट हरापन पैदा करता है। तो पौधे में जो हरापन है वो भी साइटोकाइनिन की वजह से ही उस पौधे में आता है। तो दोस्तों ये फंक्शन थे, और उसके अतिरिक्त एक और फंक्शन है इसका कि न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन साइटोकाइनिन जो है वो बढ़ा देता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का अपटेक बढ़ जाता है। जब अपटेक न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सीधा पैदावार में सीधा फर्क पड़ेगा। यदि इसकी कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी की बात करें तो आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारे सीवीड एक्सट्रैक्ट, जिनको हम बहुत सारे अलग अलग जाइम्स के नाम से जानते हैं, उन जाइम्स में भी आप देखेंगे तो लिखा होता है कि साइटोकाइनिन, यानी कि साइटोकाइनिन एक उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है उन सीवीड एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट का, जितने भी जाइम्स बाजार में आते हैं। तो ये जाइम्स जब हम डालते हैं तो होता क्या है कि अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है, वृद्धि होती है, तने और जड़ का विकास होता है और हरापन पैदा होता है। तो ये कार्य उनके माध्यम से साइटोकाइनिन पौधे में करता है। अब हम अगले हार्मोन पर चलते हैं, और अगला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये पौधे की वृद्धि करता है। कैसे करता है ये देखते हैं। ये एपिकल डोमिनेंस करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि
ऑक्सीजन जो है वो पौधे में जब बनता है तो बनने के बाद में वो टिप्स पर पौधे के अग्रभाग में पहुंच जाता है, और अग्रभाग में जाने के बाद में वो तेजी से वहां की पैदावार ग्रोथ करना शुरू कर देता है। आप कुछ वेल वाली फसलें देखते हैं कि वो कुछ फसलें होती हैं बहुत तेजी से बढ़ती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं, तो वो जो विकास है वो ऑक्सीजन के कारण होता है। और यदि हम उन फसल को कट कर दें, प्रून कर दें, उसको काट दें, तो आपने देखा होगा कि फसल को ऊपर से काटने के बाद में वो नीचे से शाखाएं फेंकना शुरू कर देता है। तो ये जो विकास है, ये इसी को बोलते हैं हम एपिकल डोमिनेंस। तो ऊपर की तरफ यदि हमें सीधी वृद्धि करनी है तो वो ऑक्सीजन के कारण होती है, और यदि हमने सीधी वृद्धि को रोकना है तो हमें ऊपर से उसको प्रून करना होता है। हम जो प्रूनिंग फसलों की करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, उससे हम ऑक्सीजन की मात्रा को पौधे से कम कर देते हैं, जिससे नए कलों का विकास हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये प्री मैच्योर पत्तियों को और फलों को और फूलों को झड़ने से रोकता है। प्री मैच्योर मतलब असमय, जब समय नहीं आया है उसके बाद भी छोटा छोटा फल उसमें बना और वो गिर जाता है, या फूल जो है झड़ जाते हैं समय से पहले, वो फल में परिवर्तित होने से पहले ही गिर जाते हैं, या असमय पत्तियां झड़ने लगती हैं, तो उनको रोकने का कार्य भी ऑक्सीजन करता है। तो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि जैसे अंगूर की फसल होती है, अंगूर के बाग में हम प्रूनिंग करते हैं। वो प्रूनिंग इसलिए की जाती है कि यदि प्रूनिंग करते हैं तो ऑक्सीजन उसमें से अलग हो जाता है, उस प्लांट से अलग हो जाता है, और जब ऑक्सीजन अलग हो जाता है और फिर उसमें जिब्रेलिन एसिड बनता है, या फिर हम ऊपर से जिब्रेलिक एसिड देते हैं, जिसकी वजह से नए कल्लों का फटाव होता है और उन नए कल्लों पर ज़्यादा फल फूल बढ़ते हैं, जिससे उसकी पैदावार बेहतर होती है। तो ये था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से पौधों में मौजूद होता है, जिनमें से IAA एक ऑक्सीजन हार्मोन होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और IVA एक नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये भी आपने देखा होगा सीवीड एक्सट्रैक्ट जो जाइम्स होते हैं उसमें लिखा होता है ऑक्सीजन प्रीकर्सर्स। ऑक्सीजन प्रीकर्सर का मतलब है कि ऐसे तत्व जो ऑक्सीजन को प्रेरित करते हैं, उनको जगाने का काम करते हैं, उनको उनका कार्य है करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि विकास का कार्य है, उनको ऑक्सीजन जो है वो विकास का कार्य करें उसमें। तो इस तरह से तत्व होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन प्रीकर्सर्स बोलते हैं, जिनकी वजह से पौधों का विकास होता है। अब यदि हम बात करें कि सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से हैं या कॉमर्शियली अवेलेबल ऑक्सीजन हार्मोन्स कौन से हैं, तो दोस्तों एक बहुत ही जाना माना नाम आपने देखा होगा हार्मोन्स का, आजकल तो बहुत कम चलता है लेकिन पहले ज़्यादा चलता था, NAA, अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड। कुछ ब्रांड नेम्स मैं आपको बताता हूँ, बड़े फेमस ब्रांड नेम्स रहे हैं, प्लानोफिक्स या धानुमॉन। ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें NAA होता है। NAA कुछ और नहीं बल्कि ऑक्सीजन हार्मोन्स हैं, जो वृद्धि के लिए पौधों को फूलों को झड़ने के रोकने के लिए, फल को झड़ने से रोकने के लिए, या फिर वृद्धि के लिए इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर से आम की फसल में इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता था, और अभी भी शायद होता है। और अक्टूबर नवंबर के महीने में जब हम बरसात के बाद में उसमें थोड़ा सा कटाई चटाई आम के बाग में कर देते हैं, उसके बाद में हम NAA का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑक्सीजन हार्मोन्स हम उसको देते हैं, जिसकी वजह से जब वो कटाई हो जाती है उसके बाद में हम ऑक्सीजन देते हैं तो नई कलिकाएं, नए फुटाव उसमें आते हैं, और वो फिर जो टिप पर इकट्ठा हो जाता है और फिर वहां से बढ़वार पैदा देता है। तो जब एक बार कल्ले निकल आए तो उन कल्लों की बढ़वार के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार फिर हो जाता है, और फिर वो वहां से आगे बढ़वार देता है। तो इसलिए हम NAA का इस्तेमाल उन फसलों में, आम की फसलों में भी करते हैं, और कई फसलों में इसको किया जाता है। कई फसलों में इसको फूलों को झड़ने के रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और ऑक्सीजन हार्मोन है जिसका नाम है 2,4-D। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, 2,4-D। 2,4-D एक ओरिजिनली एक हार्मोन है। इसको आप जानते हैं कि भाई ये तो एक हर्बिसाइड है। ये गेहूं में चौड़ी पत्ती की चारे को मारने के लिए काम किया जाता है, या चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही
ये वही 2,4-D है, लेकिन ओरिजिनली ये एक हार्मोन है। हार्मोन्स को जब हम जरूरत से ज़्यादा मात्रा में पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो वो एक हर्बिसाइड की तरह से कार्य करता है, वो उस पौधे को मार देता है। तो इसमें इसमें एक ताकत होती है कि ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड बन जाता है और डाइकॉट क्रॉप्स या वीड्स को कंट्रोल, मतलब उनको खत्म कर देता है, डाइकॉट प्लांट्स को खत्म कर देता है। तो पौधे में आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल में, गेहूं एक मोनोकॉट क्रॉप है, मोनोकॉट क्रॉप में जितने भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार या चारा जम जाते हैं, जो डाइकॉट वीड्स हम जिनको बोलते हैं, डाइकॉट प्लांट्स बोलते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए ये हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। और 2,4-D यानी कि ऑक्सिन हार्मोन। तो ये कमर्शियली यूज होने वाले दो हार्मोन्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं ऑक्सिन्स के। अब आगे चलते हैं, ऑक्सिन्स के बाद में हम बात करते हैं जिब्रेलिन्स की। दोस्तों, जिब्रेलिन्स को ही जिब्रेलिक एसिड बोला जाता है। और जिब्रेलिक एसिड आप जानते हैं कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। पौधों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसका फंक्शंस हम जानते हैं, फंक्शंस हम देखते हैं यहाँ पर। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन वही कोशिका विभाजन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो जड़ और तना इसकी वजह से मजबूत होता है, उसका विकास होता है, वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जड़ों का साइज बड़ा हो जाता है, गुच्छा बड़ा हो जाता है, तो अपटेक न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाता है। तो ओवरऑल वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जिब्रेलिक एसिड इस्तेमाल होता है, यानी कि ये सेल डिवीजन करता है। इसके साथ साथ ये करता है सेल एलोंगेशन, यानी कि जो सेल है वो एकदम बड़ी हो जाती हैं। जब सेल्स बड़ी हो जाएंगी तो बट ऑब्वियस है सीधा सा कि उनकी वृद्धि, हर पार्ट्स की वृद्धि होगी और फ्रूट का साइज बढ़ेगा, वेजिटेबल्स का साइज बढ़ेगा, उसमें चमक पैदा आएगी। तो ये सब जो कार्य है वो भी जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन्स की वजह से पौधों में होता है। ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, सीड की डॉर्मेंसी को। सीड या फिर जो कलिकाएं हैं, पौधे में छोटे छोटे कल्ले तो हैं, वहां पर कलिकाएं हैं, लेकिन उनमें फुटाव नहीं आया है, तो उनको ब्रेक करता है। सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने का मतलब है कि वहां से फुटाव आएगा, वो कलिकाएं फूटेंगी, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, फल बनेंगे, फूल बनेंगे, और यदि सीड है तो सीड में जो जमाव है वो अंकुरण निकलेगा और वो आगे बढ़ेगा। तो ये सारे कार्य जो हैं वो पौधे में जिब्रेलिन्स इन कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। ये पौधे को वानस्पतिक अवस्था से प्रजनन अवस्था में ले जाने का कार्य करता है, यानी कि ग्रोथ हो गई, ग्रोथ होने के बाद में अब जो नेक्स्ट फेज होता है फसल का या पौधे का, वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज, यानी प्रजनन अवस्था। तो प्रजनन अवस्था में ले जाने का कार्य ये जिब्रेलिन्स के द्वारा ही किया जाता है। और ये जो परागकण होते हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन में आसानी होती है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्रूट सेटिंग बेहतर होती है, यानी कि फूल का फल में परिवर्तन जो होता है वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से पौधे के अंदर हमारे मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ये प्राकृतिक रूप से पौधे में मौजूद होता है तो अलग से इसकी क्या जरूरत है पौधे में डालने की। दोस्तों, ये एक सवाल बहुत ही कॉमन सा है जो कि सभी लोग पूछते हैं, तो मैं यहाँ इसकी आपको जानकारी दे देता हूँ कि हर बीज के अंदर एक पोटेंशियल होता है। यदि हम प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को, तो प्राकृतिक रूप से उसमें जिब्रेलिक एसिड और दूसरे हार्मोन बन रहे हैं, तो एक प्राकृतिक पैदावार ही मिलने वाली है। लेकिन आज जो समय है वो यह है कि हम उस बीज के फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हैं, हम पैदावार को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और जब हम बाहर से जिब्रेलिक एसिड अपने पौधों को, फसल को देते हैं, तो वो एडिशनल वर्क करता है, ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से पैदावार में वृद्धि ज़्यादा होती है। तो हम बात करते हैं कि कमर्शियल अवेलेबिलिटी, इसको कमर्शियली कैसे बनाया जाता है वो भी थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि एक फंगस होता है जिसको हम बोलते हैं जिब्रेला फिजिकोराई। इस फंगस में जिब्रेलिन्स की मात्रा बहुतायत में मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा मिलती है, और उस फंगस को ग्रो करके उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, और उस प्रोसेस से जिब्रेलिक एसिड को हम कमर्शियली तैयार करते हैं। बाजार में दो तरह के फॉर्मुलेशंस आपको मिलेंगे जिब्रेलिक एसिड टेक्निकल 90%, विलजिब के नाम से ये बाजार में मौजूद है, विलोवुड का प्रोडक्ट है विलजिब, और उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड आपको बाजार में मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा जो
फॉर्मुलेशन है वो जिब्रेलिक एसिड 0.001% लिक्विड फॉर्मुलेशन है। ये विलव्लूम के नाम से विलोवुड ने दिया है, और इसके अतिरिक्त भी 2-3 और ब्रांड आपको बाजार में अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये 2 फॉर्मुलेशंस बाजार में मौजूद हैं कॉमर्शियली जिब्रेलिक एसिड्स के। तो जिब्रेलिक एसिड 90% टेक्निकल ये पाउडर फॉर्मुलेशन में होता है, और जिब्रेलिक एसिड 0.001% ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में है। विलव्लूम और विलजिब ये 2 ब्रांड नेम हमारे विलोवुड के हमने आपको यहाँ दिखाए हैं, फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन दे दें, जानकारी आपको हम साझा करते हैं कि जिब्रेलिक एसिड का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में नहीं होता है। जिब्रेलिक एसिड को इंपोर्ट किया जाता है, और बहुत सारी पहले कंपनियां थीं जो कि जिब्रेलिक एसिड को बाहर से इंपोर्ट करती थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियों के इंपोर्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो आज हिंदुस्तान में केवल 2 ऑथेंटिक सोर्स हैं इंपोर्ट करने के, कि बाहर से जिब्रेलिक एसिड मंगवाने के। वो 2 कंपनीज हैं केवल हिंदुस्तान में जो इसका इंपोर्ट कर सकती हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी हुई है, उनको लाइसेंस दिया हुआ है इंपोर्ट करने का, और विलोवुड उनमें से एक कंपनी है। तो विलोवुड एक ऑथेंटिक सोर्स है जिब्रेलिक एसिड का। तो दोस्तों, बाजार में जिब्रेलिक एसिड को परचेज करने से पहले आप बिल जरूर लें, और यदि आप बिल पर जिब्रेलिक एसिड खरीदेंगे तो आपको सही कंपनी का जिब्रेलिक एसिड मिलेगा, जो एक ऑथेंटिक सोर्स से इंपोर्ट किया होगा और फिर बनाया गया होगा, आपको प्रोडक्ट दिया गया होगा। तो बाजार में बिना बिल वाला माल भी बहुत सारा मौजूद होता है, जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से, चूंकि ये हार्मोन्स होते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, ये कोई केमिकल नहीं है, ये हार्मोन्स हैं, और हार्मोन का यदि गलत तरीके से उपयोग हो गया तो वो हमारी फसल को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और सही सोर्स और सही कंपनी का प्रोडक्ट ही आपने चयन करना है। तो विलव्लूम और विलजिब दोनों ही विलोवुड के ऑथेंटिक जिब्रेलिक एसिड के प्रोडक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि ये कार्य क्या करते हैं। मैं जिब्रेलिक एसिड का पहले से ही आपको कार्य सारे समझा दिया है, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि रूट और शूट ग्रोथ और डेवलपमेंट का ये कार्य करते हैं, जड़ का और तने का विकास करते हैं, ओवरऑल वेजिटेटिव ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, वर्ड इनिशिएशन करते हैं, कलिकाओं को निकालते हैं, नए कलने निकलते हैं, नई ब्रांचेस निकलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनते हैं, फूलों का विकास होता है। तो ये सारा काम जो है वो जिब्रेलिक एसिड का होता है। और ख़ास तौर से जब हम फसल को प्रून कर देते हैं, किसी भी पौधे को काट देते हैं, ऊपर से उसकी प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, कटाई छटाई करने के बाद जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करना या जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करना उस फसल में ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो जिब्रेलिक एसिड एक जरूरी हार्मोन है जो कि कटाई छटाई के बाद में जरूर डालना चाहिए फसल में। फिर उससे क्या होता है कि ये नए फुटाव देता है और नए फूलों की संख्या और फलों की वृद्धि और ये सब काम उसका होता है। फ्रूट सेटिंग का इसका काम है, फ्रूट और वेजिटेबल्स में फ्रूट सेटिंग्स करता है, शाइन चमक देता है, ये सारे कार्य हमारे इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के आपको मिलेंगे। अब यदि बात करते हैं रिकमेंडेशन की, तो विलव्लूम सब्जियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जियों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज ऑफ फ्लावरिंग निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फलों में इसको, फलों का साइज बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विलव्लूम को। इसको शुगर केन में भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है गन्ने की फसल के लिए। गन्ने की फसल में इंटरनोड का साइज बढ़ाता है। जब इंटरनोड का साइज बढ़ता है तो रिकवरी, शुगर रिकवरी उसमें बेहतर मिलती है। और आप सभी जानते हैं कि जब इंटरनोड ज़्यादा दूरी पर होंगे तो उसमें पैदावार हमारी ज़्यादा बेहतर आएगी और शुगर रिकवरी ज़्यादा अच्छी आएगी, तो हमें उसका दाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसके बाद में धान की फसल में भी ये रिकमेंडेड है और धान में अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस को, उत्पादन अच्छी क्वालिटी का लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, चारे वाली कुछ फसलें होती हैं और उन चारे वाली फसलों में चूंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ का काम करता है, वनस्पतिक वृद्धि का कार्य जिब्रेलिक एसिड करता है, तो इस पर भी हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम लगी हुई है और उसने देखा है कि विकास ट्रायल्स में, अपने जो डेवलपमेंट ट्रायल्स हैं
उसमें हमने पाया है कि चारे वाली फसलों में भी इसका बहुत बेहतरीन परिणाम देखा गया है। चूंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ करता है तो चारे को तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों का साइज बड़ा और ये सब चीज़ें करनी होती हैं, तो जिससे पैदावार उसकी अच्छी देखी गई है। और बहुत जल्दी ही इस पर भी रिकमेंडेशंस CIV रिकमेंडेशंस हमें मिलने वाला है। इसकी मात्रा की बात करें तो 400 से 450 मिलीलीटर की दर से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो CIV रिकमेंडेशन है वो ब्रिंजल और ओकरा जैसी सब्जियों में है इस मात्रा का। बाकी आप और फसलों में भी इसका रिकमेंडेशन देखने के लिए आप उसके साथ में संलग्न पुस्तिका DFU आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि बिलजिप का रिकमेंडेशन यदि हम देखें तो सब्जियों जैसे कि आपका ब्रिंजल है, ब्रिंजल में ब्रिंजल मतलब बैगन की फसल में आप ब्रांचेस, फ्लावरिंग, फ्रूट सेटिंग, इन सब चीज़ों के लिए बढ़वार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और 10 से 50 ppm की मात्रा पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फल वाली फसल जैसे कि अंगूर की हम बात कर रहे थे कि अंगूर की फसल में वर्ड इनिशिएशन यानी कलिकाओं का निकलना, नए कलों का नया फुटाव और फ्रूट सेटिंग मतलब बेरी का बनना और उसका फ्रूट सेटिंग होना, छोटा दाना बनना, फ्रूट का साइज बड़ा होना, जो आप देखते हैं ना उसका साइज बड़ा हो जाता है, और असमय फल को झड़ने से रोकना, फल को गिरने से रोकना, प्री मैच्योर्ड फ्रूट ड्रॉपिंग को ये प्रिवेंट करता है। तो इसकी मात्रा का इस्तेमाल हम 10 से 50 ppm पर कर सकते हैं। दोस्तों यहां बता दें कि 10 ppm का मतलब होता है कि 1 ग्राम 100 लीटर पानी। जी हाँ, 1 ग्राम को यदि हम 100 लीटर पानी में घोलेंगे तो 10 ppm बनता है, 10 ppm बनता है। तो इस तरह से आप इसकी मात्रा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अलग अलग समय पर अंगूर में अलग अलग समय पर अलग अलग ppm की मात्रा रिकमेंडेड है। तो वो आप हमारे जो लिटरेचर्स हमारे बाजार में मौजूद हैं वो आपको मिल जाएंगे उसके साथ में। तो वहाँ पर देखकर सही मात्रा का सही समय पर आपको चयन करके और उसका इस्तेमाल अपनी फसल में करना है। दोस्तों तो ये सारी बातें हमने जो बताई वो हार्मोन्स के बारे में जो अभी तक आपने सुने थे। अब एक हार्मोन, आखिरी हार्मोन बचा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, जिसका नाम है फाइटोस्टेरॉइड। जी हाँ, ये फाइटोस्टेरॉइड एक स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स ग्रुप है। स्टेरॉइड बेस्ड, स्टेरॉइड से कुछ समझ आ रहा है? स्टेरॉइड का नाम सुनते ही आपको लगता है एकदम से आप जोश से भरपूर हो जाते हैं। वही, जी हाँ, वही स्टेरॉइड्स होते हैं ये, जो कि मेडिसिन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये प्लांट में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं ये फाइटोस्टेरॉइड्स। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह से कार्य करते हैं, पौधे के विकास में ये हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हेल्प करते हैं। आपको बता दें कि ये लेटेस्ट डिस्कवर्ड हार्मोन ग्रुप है। तो सबसे आधुनिक यदि हम हार्मोन्स ग्रुप में मानेंगे तो वो फाइटोस्टेरॉइड्स होते हैं। और फाइटोस्टेरॉइड्स भी कई हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टिग्मास्टेरॉल एक हार्मोन है जो कि फाइटोस्टेरॉइड है। कैम्पास्टेरॉल, 6-डीऑक्सोटाइफास्टेरॉल, कास्टेस्टेरॉन, ब्रेसिनोलेट, ये सारे के सारे फाइटोस्टेरॉइड्स है। और ये फाइटोस्टेरॉइड्स हम आपको यहाँ बता दें कि ये इनका प्रोसेस है कि किस तरह से बनते हैं। कैम्पास्टेरॉल एक बहुत ही मेन हार्मोन होता है और कैम्पास्टेरॉल के मेटाबॉलिज्म नीचे जो बायोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर, वो कैसे होता है कि कैम्पास्टेरॉल से ही 6-डीऑक्सोटाइफास्टेरॉल बनता है और फिर इससे कैस्टेस्टेरॉन बनता है और फिर अंत में कैस्टेस्टेरॉन से ब्रेसिनोलेट बनता है। तो इस तरीके से ये हार्मोन्स हमारे पौधे में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। लेकिन चूंकि प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं तो प्राकृतिक तरह से ही कार्य करते हैं, पैदावार में उतना वृद्धि और उतना सब नहीं होता। लेकिन इसको हमने कमर्शियली भी अवेलेबल किया है, मार्केट में अवेलेबल हैं ये हार्मोन्स। तो आइए जानते हैं इनके कार्य। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो अभी तक दोस्तों जितनी भी पौधे की जो भी कार्य आपने सुने वो सारे के सारे कार्य इन हार्मोन्स के द्वारा भी संभव हैं और ये उसमें पूरी तरह से सहयोग करते हैं। जैसे कि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन, कोशिकाओं की संख्याओं को बढ़ाता है और उनको विभाजित करके संख्या बढ़ती है और कोशिका के साइज को भी बढ़ाता है। तो ये
एक इसका कार्य है। डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यानी कि जमाव करता है, नए अंकुरण पैदा करेगा, नई कलिकाओं को निकालेगा, नए कलियों का फुटाव करेगा। तो ये इनका कार्य होता है। जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जमाव में हेल्प करता है, नई नई कलिकाओं को निकालता है। फ्लावरिंग यानी कि फूलों के बनने को प्रेरित करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की संख्या हमारी फसल में आती है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को रेगुलेट करता है, पॉलन ग्रेन्स को के फंक्शन को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से फिर फ्रूट सेटिंग होती है, यानी कि फूल से फल में परिवर्तन होता है, और जब एक बार फल बन जाता है तो उस फल के साइज को भी बढ़ाता है और पत्तियों को और फूलों को और फल को गिरने से भी रोकता है, असमय गिरने से रोकता है, जो कि कई बार आपने देखा होगा प्राकृतिक रूप से ही अचानक ही कुछ प्रॉब्लम्स होती है, डिसबैलेंस होता है हार्मोन्स का और पत्तियां गिरने लगती हैं और फूल समय से पहले ही गिर जाते हैं, या फल छोटा सा बना और नीचे टपक गया। तो ये हार्मोन ऐसा कार्य करने से उसको रोकता है। जब इन हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है या कम बनते हैं पौधों में, तो इस तरह की फसल में ये शिकायत देखने को मिलती है। उस समय पे हमें इन हार्मोन्स का बाहर से उपयोग करना चाहिए। तो आइए एक और फंक्शन कि ये वेट बढ़ाता है, यानी वजन बढ़ाता है। वजन बढ़ाता है मतलब फल और सब्जियां जो होती हैं उनको बड़ा करता है, उनका साइज बड़ा होगा तो वजन बढ़ेगा, और वजन के साथ साथ उसमें चमक पैदा करता है। तो ये बिल्कुल साफ क्लियर कट देखा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में पौधे को जिंदा रखने की शक्ति देता है। तो स्ट्रेस वाली कंडीशंस में ये पौधे को पूरी भरपूर पैदावार करने के लिए प्रेरित रखता है और उसको मरने नहीं देता या जिंदा रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस में भी पौधा हमारी फसल नष्ट नहीं होती, और या फिर होती भी है तो काफ़ी समय के बाद में होती है। तब तक हम अपनी कई तुड़ाई कर लेते हैं सब्जियों वाली फसल में, या फिर पैदावार हमारी तब तक आ जाती है। तो स्ट्रेस में ये हमें हेल्प करता है। यदि कमर्शियल अवेलेबिलिटी की बात करें कि बाजार में ये हार्मोन्स किस रूप में मौजूद हैं, किस प्रोडक्ट में मौजूद हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। विलबॉन्ड। विलबॉन्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है विलो वुड का जिसमें 6D ऑक्सोटाइफास्टेरॉल प्लस कास्टास्टेरॉन, ये दो फाइटोस्टेरॉइड का एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। तो आप सोचिए कि ये दोनों हार्मोन्स जब एक जगह मिलकर बिलबॉन्ड के रूप में कार्य करते हैं और आप अपनी फसल को देते हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा लाभ हमें मिलता है। वो सारे फंक्शंस जो हमने बताए, आगे भी हम बताएंगे कि ये सारे के सारे कार्य हमारी फसल में वृद्धि करने के लिए कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और प्रोडक्ट आपने नाम सुना होगा, ब्रांड GR और ब्रांड SL, यानी कि ब्रांड दानेदार ग्रेन्युलर फॉर्मुलेशन में है और ब्रांड SL एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है। और इन प्रोडक्ट्स में होता है स्टिग्मास्टेरॉल प्लस कैम्पास्टेरॉल। ये दो हार्मोन्स होते हैं जो इनका कॉम्बिनेशन होता है, जो कि अभी हमने बताया कि फाइटोस्टेरॉइड्स हैं, और ये पौधे में वृद्धि करने के विकास कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक और हार्मोन ब्रेसिनोलेट जिसकी हमने बात की थी, बाजार में ये भी मौजूद है, बट हमारी कंपनी का नहीं है। टाइमोर और डबल के नाम से आप इसको बाजार में बड़े पॉपुलर ब्रांड है, आप जानते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी आप करते रहे होंगे। तो ब्रेसिनोलेट ये भी एक हार्मोन है। तो आइए एक एक करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी और ले लें, जिससे आपको चयन करते समय, प्रोडक्ट्स का चयन करते समय आपको सुविधा होगी और आप समझ पाएंगे कि कौन सा उत्पाद, कौन सा प्रोडक्ट आपकी फसल के लिए ज़्यादा जरूरी है और कैसे उसका इस्तेमाल करें। तो पहले लेते हैं विलबॉन्ड को। विलबॉन्ड में होता है 6D ऑक्सोटाइफास्टेरॉल प्लस कैस्टास्टेरॉन। ये दो फाइटोस्टेरॉइड्स हैं जिनका ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट विलबॉन्ड है। विलबॉन्ड में इन हार्मोन्स के साथ साथ हमने इसमें बहुत सारे और बदलाव किए हैं और इसको बहुत बेहतर प्रोडक्ट बनाया है। ये प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है और इसको हम 8वीं पीढ़ी का उत्पाद बोलते हैं, 8th जनरेशन प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं। तो ये जितनी भी PGR की श्रेणी है, जितनी भी ग्रुप है PGRs का, उन सब में सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है विलबॉन्ड। और विलबॉन्ड में इन दो फाइटोस्टेरॉइड्स के साथ साथ और बहुत सारी ताकत है, वहां पर हम आपको बताते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइजेशन और
प्रीकर्सर केमिस्ट्री पर काम करता है, मतलब पौधे में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको प्रेरित करने का काम करता है, उनको प्रीकर्स करता है। इसके अतिरिक्त इसमें हमने बॉटनिकल बैक्टीरिसाइड और बॉटनिकल वायरिसाइड भी इसके साथ में मिलाए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी वायरस और बैक्टीरियल डिजीजेस हैं उनके प्रति पौधे में रेजिस्टेंस पैदा करता है, तो आसानी से उन बीमारियों का अटैक हमारी फसल पे आसानी से नहीं होता। ये नियंत्रित नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये उनको उसमें पौधे में उससे लड़ने की क्षमता पैदा करता है, क्योंकि बॉटनिकल वायरिसाइड और बॉटनिकल बैक्टीरिसाइड इसके अंदर मौजूद है। इसके अतिरिक्त ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है। स्ट्रेस यानी कि पानी की कमी हो जाना या पानी की अधिकता हो जाना, या पानी मिट्टी हमारा बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, एल्कलाइन है या एसिडिक है, उसका पीएच बेहतर नहीं है ना, या फिर बहुत ज़्यादा तापमान हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो इन सब स्ट्रेस विपरीत परिस्थितियों में भी पौधे को जिंदा रखने की क्षमता पैदा करता है विलवॉर्म। रूट सिस्टम को डेवलप करता है। रूट सिस्टम डेवलप होगा, जड़ों का विकास होगा। जड़ों का विकास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक होगा न्यूट्रिएंट्स का, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का अपटेक होगा तो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो ज़्यादा अच्छे से संचालित होंगी और पौधे का विकास, पौधे की वृद्धि और पौधे की पैदावार ज़्यादा होगी। तो फसलों में पैदावार के लिए जड़ों का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो विलबॉर्न जड़ों के विकास को रेगुलेट करता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है फूलों का बनना, फूलों के बाद में उनमें परागणों का बनना। परागण का फंक्शन होता है कि वो फर्टिलाइजेशन करना, फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट सेटिंग होती है, फ्रूट सेटिंग के बाद में फ्रूट का साइज बढ़ता है। तो ये सारी चीजें हैं वो रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन तंत्र पौधे का रहता है, उसको ये स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाता है। तो उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमारा अच्छा हो जाता है तो हमें पैदावार अच्छी मिलती है। पॉलिनेशन को ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि पॉलिनेशन को बढ़ाता है, फूलों को बढ़ाता है। उसके अतिरिक्त ये असमय फूलों को, फल को झड़ने से रोकता है और खासतौर से मादा फूलों का विकास करता है। मादा फूलों में भी दो तरह के फूल होते हैं। एक फूल वो होते हैं जिनमें एक फूल में केवल नर अंग होता है और एक फूल में मादा अंग होता है, और फिर नर फूल के जो परागण हैं वो मादा फूल में जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, फिर मादा फूल में फल बनता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि नर और मादा अंग एक ही फूल में होते हैं, तो उसमें अंदर ही अंदर परागण होता है और उससे फिर हमारा फल बनता है। तो मादा अंगों का विकास करता है फूलों के अंदर, जिससे कि वो मादा अंग फल में परिवर्तित हो जाए और मादा फूलों की संख्या को ज्यादा प्रेरित करता है वनस्पति की नर फूलों की अपेक्षा। तो जब मादा फूलों की संख्या बढ़ेगी तो फलों का संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्लोरोफिल सिंथेसिस को एनहांस करता है। क्लोरोफिल सिंथेसिस बढ़ने का मतलब है कि हरापन पैदा हो जाएगा उसके अंदर। उसके अतिरिक्त ये फोटोसिंथेसिस को हेल्प करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे कि खाना बनने का जो क्षमता है वो पौधे की वो ज़्यादा हो जाती है। जब खाना ज़्यादा बढ़ता है तो वो फिर फल में इकट्ठा होता है और फल का साइज बड़ा होता है। तो ये सारे फंक्शंस विलबॉर्न के हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट करता है और फिर अंत में एक बढ़िया ईल्ड, बढ़िया पैदावार आपको देखने को मिलती है। यदि इसकी मात्रा की बात करें कि क्या प्रयोग की मात्रा रहेगी, तो 3 ग्राम, मात्र 3 ग्राम विलबॉर्न एक 15 लीटर के पंप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि 30 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसको 10 टंकी के मतलब 15 लीटर वाली 10 टैंक से स्प्रे पंप से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 ग्राम प्रति 15 लीटर्स ऑफ वाटर, 15 लीटर पानी में 3 ग्राम मात्रा। तो इसका जो साइज है वो भी हमने इस तरह से बनाया है कि छोटे छोटे से पाउच होते हैं। एक पाउच में 3 ग्राम दवा होती है, 3 ग्राम विलबॉर्न होता है, और ऐसे शैसे पूरे एक बॉक्स में रखे होते हैं। तो आप अपने हर एक टंकी में, 15 लीटर वाली टंकी में एक सैशे डाल के और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांड एसल
ब्रांड एसल भी एक जैसा मैंने बताया कि इसमें एक कॉम्बिनेशन हार्मोन्स का प्रोडक्ट है। इसमें स्टिग्मास्टेरॉल और कैंपास्टेरॉल ये दो हार्मोन्स मौजूद होते हैं और ये एक पीढ़ी पीछे का यानी कि 7th जनरेशन का प्रोडक्ट है। ये बहुत सारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और ICAR इंस्टीट्यूट के द्वारा रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। नेचुरल बायोस्टिमुलेंट है और वो वही सारे फंक्शंस जो मैंने अभी पहले बताए, क्योंकि ये सारे फाइटोस्टेरॉइड्स हैं तो कार्य ऑलमोस्ट एक सा होता है, तो थोड़े थोड़े कार्य वही होते हैं जो कि हमने फाइटोस्टेरॉइड्स के ऑलमोस्ट सभी के कार्य एक से होते हैं, बट बिलबॉन्ड को हमने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, उसको उसमें कुछ ज़्यादा शक्ति हमने अलग से दी है, इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर कार्य करता है। बट ब्रांड एसल भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये डेवलपमेंट लिटरल वर्ड्स जो ब्रांचेस हैं, जो कल्लों का फुटाव है, उनको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है, प्रमोट करता है। क्लोरोफिल सिंथेसिस हरापन पैदा करता है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, फ्लावर्स की ड्रॉपिंग को रोकता है, फूलों के झड़ने को रोकता है, फल के झड़ने को रोकता है, मादा अंगों का विकास करता है, पॉलिनेशन को बढ़ाता है, फर्टिलाइजेशन को बढ़ाता है, फ्रूट सेटिंग को बढ़ाता है और यूनिफॉर्म साइज देता है। फल को ऐसा नहीं है अब कि आप जो है ना फल कोई छोटा निकल रहा है कोई बड़ा निकल रहा है, पूरा यूनिफॉर्म साइज फल को देता है और वजन पैदा करता है फल में, जिसकी वजह से हमें अधिक पैदावार मिलती है और स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम भी ब्रांड एसल करता है। ओवरऑल पैदावार में वृद्धि बेहतर होती है। यदि इसकी मात्रा की बात करें तो 1 ml प्रति लीटर की दर से, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्मुलेशन है, तो 1 ml प्रति लीटर पानी यानी कि 100 लीटर पानी में 100 ml दवा को आप मिलाइए और अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी भी टंकियाँ आपके खेत में लगती हैं 1 एकड़ में, उतने में आप इसका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को ये सारे फंक्शंस को स्टिमुलेट कर सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि अभी जिन दो प्रोडक्ट्स की हमने बात की है, बिलबॉन्ड और ब्रांड एसल, जो कि दोनों ही फाइटोस्टेरॉइड के कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स हैं। आप ध्यान रखिएगा कि ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, दो हार्मोन्स का काम एक ही ब्रांड में हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट में हो रहा है, और बाजार में जो दूसरे ब्रांड हैं उनमें केवल एक ही स्टेरॉइड होता है, वो भी उतना बेहतर आपको कार्य नहीं कर पाता है। और इसका परीक्षण हमने NRCG में किया है। NRCG मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, नासिक में स्थापित है। नासिक में हमने इसकी टेस्टिंग की है, अंगूर की फसल पर हमने इसकी टेस्टिंग की है और पाया है कि ब्रांड एसल और बिलबॉन्ड अंगूर की फसल में पैदावार को ज़्यादा बढ़ाते हैं और बेहतर परिणाम, बेहतर जो साइज है और जो ईल्ड है वो हमारी इन सब चीज़ों में ज़्यादा देखने को मिली है, ब्रिक्स हमें ज़्यादा मिला है। तो ये NRCG की रिपोर्ट है जो कि एक ICAR संस्था है और इस रिसर्च सेंटर में इस पर पूरा 1 साल रिसर्च की गई है। उसके बाद में ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये NRCG टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। आप इनको अंगूर की फसल में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, उसके अतिरिक्त आप बाकी फसलों में भी इसको बड़े आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। एक और प्रोडक्ट जिसकी हमने बात की थी, ब्रांड GR, जिसमें होता तो वही हार्मोन है, स्टिग्मास्टेरॉल और कैंपास्टेरॉल, ये केवल फॉर्मुलेशन डिफरेंट है। ब्रांड एसल में लिक्विड फॉर्मुलेशन है और ब्रांड GR में हार्मोन्स वही हैं, बट ये ग्रैन्युलर फॉर्मुलेशन है और ग्रैन्युलर फॉर्मुलेशन को हमने और थोड़ा बेहतर बना दिया है। उसके कुछ और बेहतर परिणाम देने के लिए उसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो एक बेहतर सॉइल कंडीशनर है। और ये कार्य कैसे करता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट कार्य हो जाते हैं, क्योंकि ब्रांड GR है, दानेदार प्रोडक्ट है, तो हम इसको फसल की शुरुआती अवस्था में ही दे देते हैं। जब हम तैयारी करते हैं बुआई की, उसी समय पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सॉइल और रूट की बॉन्डिंग को बढ़ाता है, यानी कि जड़ का मिट्टी पर जो पकड़ है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेहतर अपटेक, न्यूट्रिएंट्स अपटेक जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो जड़ों का विकास और न्यूट्रिएंट्स का अपटेक
करने में ये हेल्प करता है। और जड़ों का चूंकि बीज है, बीज शुरू में पड़ा है, उसमें से छोटा सा अंकुरण निकलेगा, अंकुरण से जड़ आएगी, तो जड़ का विकास शुरू की अवस्था में ज़्यादा जरूरी होता है। एक बार जब जड़ बन जाती है तो वो खुद ही अपटेक करना शुरू कर देती है। तो शुरुआती अवस्था में जो जड़ों का विकास का कार्य है वो ब्रांड जीआर के द्वारा ये हार्मोन्स स्टिग्मास्टेरॉल और कैम्पास्टेरॉल करते हैं। तो ये मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे कि जिसका परिणाम क्या होता है कि हमें मिट्टी में मॉइस्चर हमारा ज़्यादा समय तक बना रहता है। तो ऐसी मिट्टी, ऐसा खेत जिसमें ब्रांड जीआर नहीं पड़ा है, वहाँ पर जब आप सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी जल्दी सूख जाएगा। और ऐसा खेत जिसमें ब्रांड जीआर पड़ा हुआ है तो वो पानी को अपने अंदर रोक लेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा मॉइस्चर लेवल उस खेत का ज़्यादा बेहतर होगा और वो ज़्यादा लंबे समय तक कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये पीएच को भी मेंटेन करता है। दोस्तों, मिट्टी का एक पीएच मान होता है जिसको आप मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एसिड आपने सुना होगा कि एल्कलाइन क्षारीय मिट्टी है या एसिडिक सॉइल है। तो ये एसिडिक सॉइल और क्षारीयता या अम्लीयता, ये दो चीजें कैसे मेजर होती हैं, वो होती है पीएच मान। तो पीएच मान को ये मेंटेन करता है, मतलब कि जो फसल की पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान चाहिए होता है वो 6.5 से 7.5 पीएच पर हमें अच्छी पैदावार मिलती है। इस 6.5 से यदि कम पीएच होगा तो भी हमें पैदावार कम मिलेगी, और 7.5 से ज़्यादा पीएच मान होगा मिट्टी का तो भी हमें पैदावार कम मिलेगी। तो जैसे जैसे ये अल्कलाइन मिट्टी हमारी आजकल हमारे देश में अम्लीय मिट्टी कम है और क्षारीयता ज़्यादा है, यानी कि क्षार ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, क्षार का मतलब नमक। तो हमारी मिट्टी जो है क्षारीय ज़्यादा है, तो उसकी क्षारीयता को कम करके पीएच मान को ये, यदि पीएच मान ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल करने की ओर अग्रसर करता है, जिसकी वजह से हमें पैदावार ज़्यादा मिलती है। ये यदि हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो ये मिट्टी में सीड के बीज के जमाव को भी नियंत्रित करता है और उसको बढ़ाता है। अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है, तत्वों का खिंचाव इसमें ज़्यादा हो जाता है। फर्टिलाइजेशन जो भी हम देते हैं, कोई भी हम खाद जो भी ऊपर से हम देते हैं, चाहे वो रासायनिक खाद हो या जैविक खाद हो, दोनों ही तरह के खादों का अपटेक बढ़ जाता है, उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। तो कम खाद से ही हमारा ज़्यादा लाभ हमें मिल जाता है। रूट का डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि रूट का डेवलपमेंट ये करता है, प्रमोट्स रॉबस्ट टिलरिंग, मतलब जैसे अनाज वाली फसलें होती हैं, गेहूं की फसल है, धान की फसल है, उसमें कल्लों की संख्या को बढ़ा देता है। तो आप देखेंगे कि जहां ब्रांड जीआर का इस्तेमाल किया गया है वहां पर जड़ों का विकास ज़्यादा होगा और कल्लों का विकास ज़्यादा होगा। मात्रा की बात करें तो 4 से 8 किलो प्रति एकड़ की दर से ब्रांड जीआर का इस्तेमाल हम अपनी फसलों में, अलग अलग फसलों में अलग अलग होता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कम दिन वाली फसलें हैं, जो कि 3 महीने में पकने वाली फसलें हैं, उनमें हम 4 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ज़्यादा लंबी अवधि की फसलें हैं उसमें हम 8 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसी फसलें जिनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जैसे आलू की फसल है, आलू की फसल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, या गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल तो बहुत लंबी होती है, तो उसमें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था फाइटो हार्मोन्स और ख़ास तौर से कुछ प्रोडक्ट्स जो हमने उसके साथ साथ अटैच्ड हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी है यहाँ पर। तो उम्मीद है, आशा है कि अभी आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। जो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति किसी भी पीजीआर प्रोडक्ट को खरीदते समय होती है कि वो हमें कब डालना है, क्या कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा, किस फसल के लिए उपयुक्त है, या उसका बाजार में चूँकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि कौन सा हार्मोन हमें किस लिए इस्तेमाल करना है। तो अभी मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कई बार होता क्या है कि हम बहुत सारे लोग आप में से देर से जुड़े होंगे। यदि आप देर से भी जुड़े हैं और आप इस वीडियो का
या इस सेशन का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप बाद में ये रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर हमारे उपलब्ध रहेगा। इसको आप कभी भी देख सकते हैं, शुरू से देख सकते हैं और अंत तक देख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े, आपको यदि कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि हमारा जो विलोवुड चैनल है यूट्यूब का, विलोवुड इंडिया के नाम से, जिस पे आप ज्वाइन किए हैं अभी, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ में एक बेल आइकन बना हुआ है, उस बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई नए वीडियोस अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। आप हमारे विलोवुड चैनल पर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आप पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे प्रश्न भी आ चुके हैं और मैं अब एक एक करके आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ लेने की कोशिश करता हूं। तो प्रश्न लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हमें मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ खास प्रश्नों के उत्तर आपको हम दें। एक प्रश्न है कि क्या बिलबॉन्ड और ब्रांड एसल डायमोर से बेहतर है? मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र से ये एक प्रश्न आया है। क्या डायमोर भी एक प्रोडक्ट है? जो मैंने ब्रेसिनोलेड एक फाइटो, देखिए दोनों में है तो फाइटो स्टेरॉइड ही, बट उसमें ब्रेसिनोलेड एक स्टेरॉइड होता है वो है, और बिलबॉन्ड और ब्रांड एसल में फाइटोस्टेरॉइड का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब दो दो हार्मोन एक ही प्रोडक्ट में उपलब्ध है। तो व्हाट ऑब्वियस है, और कार्य दोनों के एक से सारे फाइटो हार्मोन्स के एक से कार्य होते हैं। तो जहां पर दो फाइटो हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन है तो वहां व्हाट ऑब्वियस है कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर कार्य करेंगे। और एक आप और ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको एक रिपोर्ट एनआरसीजी का दिखाया है, तो मैंने वहां तो आपको नहीं बताया, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो बिलबॉन्ड और ब्रांड एसल का जो एनआरसीजी ने जो टेस्टिंग किया है, तो उसके साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट लिया था उनमें से एक डायमोर भी था। तो डायमोर के मुकाबले एनआरसीजी की रिपोर्ट के अनुसार हमें ज़्यादा बेहतर पैदावार और ज़्यादा बेहतर परिणाम ब्रांड एसल और बिलबॉन्ड दोनों ही केसेस में अलग अलग देखे गए हैं। तो मैं किसी का बुराई तो नहीं करूँगा, प्रोडक्ट वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये बेहतर माना गया है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि एनआरसीजी की रिपोर्ट कह रही है, जो कि आपके सामने है। और हम बाजार में आपको ये उपलब्धि भी मिल जाएगी। यदि आप किसी से हमारे देखना चाहते हैं वो रिपोर्ट, तो हम आपको वो रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं। और इवन यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में भी हमने आपको वो रिपोर्ट विस्तृत रूप से दिखाई थी, जिसमें खास तौर से बिल्कुल साफ लिखा था ब्रांड एसल और ब्रांड जीआर, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है नेम ऑफ टू कंपनीज। ओके, ये पूछना चाहते हैं कि जो जिब्रेलिक एसिड के हमने बताया कि दो इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टर्स हैं, ऑथेंटिक इम्पोर्टर्स हैं, वो दो कंपनियां कौन सी हैं? तो एक तो हमने बता ही दिया कि हम हैं, विलोवुड है, और दूसरा एक और कंपनी है सुमिटोमो, ये भी अच्छी कंपनी है, और सुमिटोमो का भी एक अच्छा वो लोग भी जिब्रेलिक एसिड को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि और जो जिब्रेलिक एसिड्स बाजार में मौजूद हैं उनसे आप सावधान रहें, क्योंकि इन दो कंपनियों के अतिरिक्त जो भी बाजार में जिब्रेलिक एसिड बिना बिल के मिल रहे हैं उनसे आप सावधान रहें। वो सस्ते हैं क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लगता, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, सस्ता मिल जाता है, उसकी स्मगलिंग होती है, और यदि वो लोग पकड़े भी जाते हैं कई बार, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आपका है क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है और ये हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स का यदि गलत उपयोग हमारे द्वारा हो गया हमारी फसल में, तो हमारी फसल पूरी खराब हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आप ऑथेंटिक सोर्स से ही किसी भी कंपनी का
आप प्रोडक्ट अच्छी कंपनी का जो भी हमने नाम बताए हैं विलोवुड का या फिर दूसरी कंपनी का भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, बट ध्यान रहे कि बिल पर लें और वो ऑथेंटिक इंपोर्टर होना चाहिए। एक और प्रश्न अगला लेते हैं, बिलजिव और बिलबॉन्ड नासिक में कहाँ मिलेगा? सब जगह मिल जाएगा। बिलजिप भी सभी ट्रेडर्स से आप मांगिए, जो भी दुकानदार हैं वो सब जानते हैं। विलोवुड एक बहुत बड़ी कंपनी है। हमारे सारे प्रोडक्ट पूरे नासिक में अवेलेबल हैं और आप किसी भी दुकान पे जाइए, आप प्रोडक्ट को उसके नाम से मांगिए कि हमें बिलजिप चाहिए या हमें बिल बॉन्ड ही चाहिए। फिर भी आप यदि चाहते हैं कि आप हमारे वहाँ के अधिकारी से बात करना चाहते हैं या आप हमारे अधिकारियों को अपने फार्म हाउस पे आप विजिट कराना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो लोग आपको पूरी जानकारी कि कहाँ-कहाँ किन-किन दुकानदारों के पास में हमारा प्रोडक्ट उपलब्ध है उसकी भी जानकारी दे देंगे और उसके साथ-साथ आपका फार्म का विजिट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है विलोवुड क्रॉप प्रोटेक्शन ऐप। ये आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा और ये ऐप एंड्रॉयड फ़ोन जिनके पास भी हैं वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है विलोवुड क्रॉप प्रोटेक्शन ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप जब इसमें रजिस्टर्ड करेंगे तो आप वहाँ पर आप जाइएगा, कृषि सलाहकार यानी कि एग्रीकल्चर एडवाइजर्स हमारे हैं, वो अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग एडवाइजर्स हैं। वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उनकी पूरी डिटेल आपको दी जाएगी, उनके नंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। और ये जितनी भी प्रोडक्ट हमने आपको यहाँ आज बताए हैं, ये सब विलोवुड क्रॉप प्रोटेक्शन पर भी इनकी जानकारी उपलब्ध है। और न केवल प्रोडक्ट्स की जानकारी वहाँ पर उपलब्ध है, बल्कि कई प्रमुख फसलों की जानकारी भी हमने वहाँ पर दे रखी है। उसके अतिरिक्त हमने उसमें मौसम की जानकारी के लिए भी वहाँ पर एक स्पेस बनाया हुआ है, जहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर चल रहा है या आने वाले समय में कब बारिश होगी या कब नहीं होगी। ये मौसम की भी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ उस ऐप में मौजूद हैं। तो और वो सबसे खास बात उस ऐप की है कि वो ऑफलाइन ऐप है। एक बार केवल आपने डाउनलोड भर करना है, उसके बाद में वो ऑफलाइन चलेगा, फिर इंटरनेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप खोलेंगे, चाहे नेट आपके मोबाइल में चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं और उससे सारी जानकारी अपने खेत पर भी ले सकते हैं और हमारे कृषि सलाहकार से भी आप उससे बात कर सकते हैं। तो कहाँ पर मिलेगा? किसी भी स्टेट में, किसी भी ज़िले में, ये पता करने के लिए कि हमारे ये डायरेक्ट सोर्सेज कहाँ-कहाँ हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स हमारे कहाँ-कहाँ पर हैं, तो उनकी जानकारी लेने के लिए आप हमारे कृषि सलाहकारों से, क्रॉप एडवाइज़र से बातचीत करें और उसके लिए आप डाउनलोड करें विलोवुड क्रॉप प्रोटेक्शन ऐप और बहुत सारी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न लेते हैं, कैन वी यूज़ ब्रांड जीआर इन ओनियन? यस, ब्रांड जीआर को आप किसी भी फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई क्रॉप स्पेसिफिक नहीं है कि हम प्याज की फसल में ना करें या हम गार्लिक में, लहसुन की फसल में ना करें। आलू की फसल है, प्याज की फसल है, मटर की फसल है, गेहूं की फसल है, धान की फसल है, सोयाबीन है, कॉटन है, किसी भी फसल में, हर फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सा देखता है कि कुछ भी है उसका विकास करेगा। कोई भी फसल है उसके जड़ों का विकास करेगा, उसका सॉइल के पीएच को मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा और बेहतर परिणाम आपको देगा। तो आप किसी भी फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा मैंने बताई है, जो छोटे दिन की फसल है उसमें 8 दिन का 4 किलो प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़्यादा लंबी अवधि की फसल है उसमें 2 बार में या एक ही बार में आप 8 किलो प्रति एकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपका बिलजिव महंगा है? शायद बाजार में उपलब्ध है और लोगों ने कुछ रेट्स की भी जानकारी ली होगी। जी हाँ, महंगा तो है, सस्ता नहीं है, पर पक्का है। पक्का मतलब ऑथेंटिक है, ऑथोराइज्ड है। हम ऑथोराइज्ड इंपोर्टर हैं। हम इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं, हम एक्सपोर्ट
हम इसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी जाती है, एक्साइज ड्यूटी जाती है, गवर्नमेंट को पूरा टैक्स जाता है, उसके बाद में माल आप तक पहुंचता है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन पक्का है, सस्ता नहीं है, पक्का है। एक और प्रश्न हमारे सामने है, क्या हम बिलब्लूम को चारे की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि चारे की फसल में हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रायल्स चल रहे हैं। चूंकि अभी CIV रिकमेंडेशन हमारे पास में नहीं है, तो मैं वैसे तो नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रायल के रूप में यदि आप करना चाहें तो आप देख सकते हैं, उसके परिणाम आप देखना चाहें तो कुछ हिस्से में देख सकते हैं। लेकिन मैं चूंकि CIV रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हमारे विकास डेवलपमेंट जो ट्रायल्स हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, उनमें हमने देखा है, R&D के ट्रायल्स में हमने देखा है कि चारे वाली फसलों में बिलब्लूम का और बिलजिप का बहुत बेहतर परिणाम देखा गया है, क्योंकि ये ग्रोथ देता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, वानस्पतिक वृद्धि करता है। तो जो चारा है वो कई बार काटा जा सकता है, तो बहुत तेजी से वृद्धि होती है, उसे बार बार आप काट सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छे परिणाम आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो अभी तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत जल्दी ही हम इसमें रिकमेंडेशंस आपको ले लेंगे, और जब CIV रिकमेंडेशंस आपके पास आ जाएगा तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग भी आपको फिर इसकी जानकारी दोबारा दे देंगे। कैन वी यूज विलराइप इन एप्पल क्रॉप फॉर डिफॉलिएशन? अब मेरे ख्याल से वहाँ नहीं होता है, एप्पल में डिफॉलिएशन के लिए तो नहीं होता है। वैसे चूंकि एप्पल के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको जाइए, मतलब ऑथेंटिक तो नहीं है, बट कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, ये मेरी नॉलेज में आया, बट वो डिफॉलिएशन के लिए नहीं करते हैं, वो कुछ शाइनिंग वाइनिंग बनाने के लिए और कलर पैदा करने के लिए करते हैं, लेकिन वो सब उसका कोई डेटा नहीं है, वो फार्मर प्रैक्टिस में है, तो कई बार रिस्की भी हो जाता है, तो हम कुछ भी इसके बारे में आपसे बातचीत नहीं करेंगे। ब्रांड GR इज बेटर देन सीवीड एक्सट्रैक्ट जाइम्स? यस। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, इसकी तो आप स्वयं एक खेत में आप ब्रांड GR डालिए और एक खेत में आप जाइम डालिए, किसी भी अच्छी कंपनी का, जो भी अच्छा आपको जाइम लगता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट लगता है, बाजार से वो खरीद के लाइए, और आधे खेत में वो डालिए, आधे में ब्रांड GR डालिए, और खुद ही डिसाइड कीजिए कि कौन सा अच्छा है। तो मेरे कहने पर मत जाइएगा, बट हाँ, यदि टेक्निकली हम बात करें तो जाइम्स में मैंने बताया कि जाइम्स में साइटोकाइनिन होता है और 2-3 फंक्शन सिमिलर हैं, बट ब्रांड GR चूंकि फाइटोस्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन है, दो हार्मोन्स का, तो ये ज़्यादा बेहतर काम करता है, pH को मेंटेन करता है, जबकि pH वाला काम जो है वो आपका जाइम्स में नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि टेक्निकली मैं बता रहा हूँ। बाकी पैदावार और इन सब चीज़ों की तो जिम्मेदारी मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप स्वयं जांचिए, परखिए और फिर इस्तेमाल कीजिए। जरूरत पड़े तो आप हमारे जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके स्टेट्स में, आपके ज़िले में मौजूद हैं, उनको आप अपने पास बुलाइए, वो डेमोन्स्ट्रेशंस आपको देंगे, आपको प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, एक हिस्से में डाल के दिखाएंगे, आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ उससे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप उसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाने के लिए आपने क्या करना है, फ़ोन नंबर कहाँ मिलेगा? क्रॉप प्रोटेक्शन ऐप। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या बिलबॉन्ड के बारे में क्रॉप प्रोटेक्शन ऐप पर जानकारी? बिल्कुल, बिलबॉन्ड के बारे में भी क्रॉप प्रोटेक्शन ऐप पर जानकारी है, दी हुई है। अगला प्रश्न है, ब्रांड एसल और बिलबॉन्ड का एक ही फसल में कब कब इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, क्योंकि हमें बिलबॉन्ड भी इस्तेमाल करना है, ब्रांड एसल भी इस्तेमाल करना है, तो मैं कहूँगा कि पहला स्प्रे आप ब्रांड एसल का कीजिए जब वेजिटेटिव ग्रोथ वाली अवस्था है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज से ठीक पहले जब फूलों का निकलना शुरू हुआ है, 5-10% फूल निकल आए हैं या निकल चुके हैं, या फ्रूट सेटिंग स्टार्ट होने वाली है, उस समय पर आप बिलबॉन्ड का इस्तेमाल कीजिए। तो उस समय पर बिलबॉन्ड ज़्यादा बेहतर काम करेगा। ब्रांड एसल पहले ही आप 15 दिन 20 दिन पहले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला स्प्रे आप ब्रांड एसल का कर सकते हैं और दूसरा स्प्रे आप बिलबॉन्ड का कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है क्या विलवॉन वायरल और बैक्टीरियल रोगों को, जीवाणु रोगों को रोकता है? जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये कोई फंगिसाइड या एंटीबायोटिक नहीं है, कोई रोगों को रोकने के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये इसमें बॉटनिकल वायरिसाइड है, इसमें बॉटनिकल बैक्टीरिसाइड है, जो कि फसल में उन बीमारियों को रोकने के लिए रेजिस्टेंस पैदा करता है, उनमें उनमें उनको उनसे लड़ने की क्षमता पैदा करता है। तो उन बीमारियों को लड़ने के लिए क्षमता पैदा करने का काम है बिलबॉन्ड का, कि यदि बीमारी आ गई है तो उसका कोई कंट्रोल बिलबॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन यदि हम लगातार इस अपनी फसल में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या हमने एक बार इस्तेमाल कर रखा है, तो उन फसलों में बिलबॉन्ड क्या नाम है, इन बीमारियों को रोकने की क्षमता को पैदा कर देगा। अगला प्रश्न है कैन वी यूज ब्रांड एसल इन ड्रिप इरिगेशन? क्या हम मेरे ख्याल से कैमरे का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन शायद आपको आवाज आ रही होगी मेरी, लेकिन तो हम प्रश्न आवाज पर भी ले लेते हैं। कैन वी यूज ब्रांड एसल इन ड्रिप इरिगेशन? हाँ बिल्कुल, ड्रिप इरिगेशन में भी आप ब्रांड एसल है या बिलबॉन्ड है, किसी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ड्रिप इरिगेशन में आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और दूसरे प्रोडक्ट भी आप ड्रिप इरिगेशन में देते हैं। तो ड्रिप में जिस तरह से दूसरे प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आप इन प्रोडक्ट को भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांड एसल व विलवॉन को जीरे की फसल में, बिल्कुल आपको मैंने बताया कि ये चूंकि क्रॉप स्पेसिफिक नहीं है, सभी फसलों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जीरे की फसल में भी ब्रांड जीआर, विलवॉन, ब्रांड एसल। जीरे की फसल खासतौर से आपको राजस्थान के कुछ हिस्से में मिलेगी, गुजरात से जो जुड़ा हुआ है, और गुजरात में तो बहुत बड़ी जीरे की फसल है, वहाँ पर आप उन फसलों में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा प्रश्न है, ब्रांड जीआर को क्या खाद के साथ मिलाकर डाला जा सकता है? बिल्कुल अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। यदि हम खाद का समय है, हम यूरिया या डीएपी वगैरह अपने फसल में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय पर आप ब्रांड जीआर को उसके साथ में मिलाकर भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बिलबॉन्ड और ब्रांड एसल को क्या दूसरे पेस्टिसाइड्स के साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कोई भी पेस्टिसाइड, चाहे वो फंगिसाइड हो या कोई भी दूसरा इंसेक्टिसाइड हो, उसके साथ में आप ब्रांड एसल या ब्रांड बिलबॉन्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और प्रश्न है, क्या बिलराइब का उपयोग सुगरकेन में किया जा सकता है? बिल्कुल, मैंने बताया बिलराइब का प्रयोग, बिल ब्लूम। जी, मैं आपको बोलूंगा कि आप इसकी जगह पे बिल ब्लूम का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिलराइब सुगरकेन में CIV रिकमेंडेशन नहीं है, बट बिल ब्लूम का CIV रिकमेंडेशंस सुगरकेन में है, और बिल ब्लूम उसमें इंटरनोड का साइज बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा शुगर रिकवरी होती है। एक सेम प्रश्न है, देखिए मैं सुगरकेन का सेम मैंने आपको बता दिया है। एक और प्रश्न है, ये सारे हो गए हैं, ये सारे प्रश्न हो गए हैं, और मैं कुछ प्रश्न देखता हूं, शायद फोटो आ गया होगा। कई बार टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। धान की फसल में हल्दी रोग के लिए क्या करें? देखिए, हल्दी रोग जो है वो एक सीड बॉर्न डिजीज होती है, जिसको हम येलो स्मट बोलते हैं, तो उसका कोई उपाय नहीं होता है। सीड ट्रीटमेंट ही एक उसका उपाय होता है। तो धान का बीज को आप जो है उपचारित करें,
उसी का इस्तेमाल करें। अगला प्रश्न है, ये यूरिया के साथ हो गया। कुछ और प्रश्न? एक्चुअली सारे प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं बहुत सारे, तो मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं, तो फिर और देखते हैं। बिलबॉन्ड और ब्रांड जीआर का रिजल्ट कितने दिन बाद देखा जाता है? तो देखिए, जब भी आप स्प्रे करते हैं, कोई भी रिजल्ट है, यदि पीजीआर का आपने देखना है तो थोड़ा सा समय तो लगता है, तुरंत तो असर उसका नहीं होता, बट लक्षण आपको शुरुआत से ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपको 10 दिन 8 दिन में बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और ख़ास तौर से यदि आप दोबारा उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगली डोज देना चाहते हैं, तो कम से कम 15 दिन का उसमें अंतराल जरूर रखें। बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न जो बार बार आ रहे हैं, उनके प्रश्न के उत्तर मैं दे चुका हूं, बट चूंकि मैं पढ़ने में थोड़ा सा समय लग रहा है। एक प्रश्न है, अल्कलाइन और सलाइन सॉइल क्या होती है, क्या क्या रोल है? देखिए, मैंने आपको बताया कि क्षारीय मिट्टी और कुछ एसिडिक मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। तो क्षारीय मिट्टी जो होती है उसका पीएच मान 7.5 से ज़्यादा होता है, 7.5 से लेके 9-10 तक भी पहुंच जाता है। हालांकि इतना पीएच तो हमारे खेतों में नहीं होता, 9.5-9 पीएच मान पर तो मिट्टी बंजर हो जाती है, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। लेकिन 7.5 से 8.5 के बीच में यदि क्षारीय मिट्टी है तो उसमें पैदावार बढ़ जाती है। और कहा यह जाता है कि 0.5 पीएच मान बढ़ने पर 20% पैदावार में कमी होती है। तो यदि हमारा पीएच मान, यदि हमने 7.5 है, 7.5 तक फुल पैदावार आ रही है, और यदि 8 हो गया है तो 20% पैदावार में हमें कमी देखने को मिलेगी, और 8.5 हो गई है तो और 20% कम हो जाएगा पैदावार। तो ब्रांड जीआर ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से चमत्कार डालेगा पीएच मान को, थोड़ा पीएच मान कम करेगा। यदि 7.5 से ज़्यादा है, 8.7 है, 8.8 है, तो उसे 7.5 तक ले आएगा। तो हर बार इस्तेमाल करने पर थोड़ा थोड़ा पीएच मान उसका कम होता हुआ दिखाई देगा, और धीरे धीरे जब हम रेगुलर उसको 8-10 साल तक अपने खेत में इस्तेमाल करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो मिट्टी है वो सुधर जाएगी। और आप को पीएच मान, यदि अपनी मिट्टी का पीएच मान जानकारी लेनी है कि हमारी मिट्टी का पीएच मान कितना है, तो पीएच टेस्टिंग आपको करानी होगी। अब पीएच टेस्टिंग आपको कहाँ करानी है? आप इधर उधर जाएंगे, हम आपको एक बहुत सरल तरीका बताते हैं कि आप हमारे विलोवुड क्रॉप प्रोटेक्शन ऐप पर जाइए, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, हमारे कृषि सलाहकार से बात कीजिए, और उसको अपने खेत पर बुलाइए, और उससे कहिए कि हमें अपनी मिट्टी की जांच, पीएच मान चेक कराना है। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पीएच मीटर अपने साथ लेकर आएंगे, और आपके सामने ही आपकी मिट्टी का पीएच मान आपको बताएंगे, चेक करेंगे मिट्टी को, और चेक करके आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और आप देख सकते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट भी करके आपको दिखाएंगे कि ब्रांड जीआर से कैसे मिट्टी के पीएच मान में सुधार होता है। वहीं हाथ के हाथ आपको पता चल जाएगा कि ब्रांड जीआर से क्या पीएच मान में सुधार होता है या नहीं होता है। यदि आपको एक्सपेरिमेंट में समझ में आता है तो आप अपने खेत में उसे डालिएगा, और नहीं आता है तो बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, कैसे करेंगे? ग्लोवुड क्रॉप प्रोटेक्शन ऐप पर आप जाएंगे तो वहां से ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये ड्रिप इरिगेशन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये सारे प्रश्न ऑलमोस्ट हो चुके हैं जो मैं अब पढ़ रहा हूं। तो ऑलमोस्ट सभी प्रश्नों के प्रश्न हमने ले लिए हैं। फिर भी यदि मेरी निगाह से कोई बच गया हो, मेरी नज़र से, तो क्षमा चाहेंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न अभी भी अनुत्तरित रहता है तो आपको मैंने तरीका बताया है, बिलोवुड क्रॉप प्रोटेक्शन ऐप पर जाइए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, और हमारे कृषि सलाहकार से आप बात कीजिए, उसको अपने
खेत पर भी आप बुला सकते हैं, अपने गांव में बुला सकते हैं और पूरी तरह से एक प्रॉपर एक मीटिंग भी आप अपने गांव में करवा सकते हैं, जिससे बाकी किसानों को भी सारी जानकारी इन सभी बातों पर मिल जाएगी और उनसे आप फ़ोन पर भी बात करके यही सारी बातें वापस फिर से आप जानकारी ले सकते हैं। और यदि आप देर से जुड़े हैं, दोबारा इस वीडियो को देखना चाहते हैं, ये सारी जानकारी के बारे में दोबारा से एक बार आप जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर, विलोवर्ड इंडिया के यूट्यूब चैनल पर सेव हो जाएगा। इसको आप थोड़ी देर बाद से लेके और कभी भी, ये हमेशा सेव रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ आपसे। नमस्कार, जय हिंद।